मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय शो। अपने आज के प्रोग्राम में आप देख ही रहे हैं जो पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है, पहले भी हमारे प्रोग्राम में शरीक होती रही हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में इस वक्त प्रोफेसर हैं, पढ़ा रही हैं वहां पर। हमारे साथ मौजूद है मारवी शर्मा साहिबा। मारवी शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया जी। आप जनाब क्योंकि एक्टिविस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, बहुत सी आपके एंगल्स हैं, तो आज हमने जरा बात करनी है आपसे कि जो इमरान खान साहब ने क्या कहें कि एक ऐसा सागा चलता रहा, एक ऐसी दास्तान 2 दिन यहाँ पर चलती रही कि उन्होंने कॉलर्स के साथ गुफ्तगू फरमाई और उस गुफ्तगू के दौरान तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कर डाली। उन्होंने कहा कि जनाब मैं बहुत खतरनाक हूँ अभी भी, लेकिन अगर मैं हुकूमत से बाहर चला गया तो मैं इतना खतरनाक साबित होऊंगा कि तुम लोगों को कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो फिर कयास आ रही होती रही कि उन्होंने कहा किसको है भाई, ये एस्टैब्लिशमेंट को कहा है, ऑपोजिशन को कहा है, आवाम को कह डाला है। ने जब ये सब देखा तो आपका क्या इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है? आप क्या समझ रही हैं कि इमरान खान ने इस मौके पर, कि जब उनकी हुकूमत को 1.5-2 साल रह गए, ये सब बातें क्यों की? बहुत बहुत शुक्रिया आलिया। एक तो ये कि जाहिर है कि इस वक्त जो उनकी तकरीर जो भी उन्होंने गुफ्तगू फरमाई थी वो टीवी का जो वो करते हैं उसमें उसको देख के लग रहा था कि खान साहब जो हैं वो काफी स्ट्रेस में हैं, काफी नर्वस हैं। उनको ये लग रहा है कि उनको दीवार से लगा दिया गया है। उनको शायद ये भी लग रहा है कि अब उनकी गिरफ्त जो है वो उनके कुर्सी पर जो है वो इतनी मजबूत नहीं रही है, और उनको ये भी लग रहा है कि शायद कुछ ताकतें हैं जो उन्हें इस ओहदे से निकालना चाहती हैं, मगर वो कुछ डायरेक्टली जो है वो कह नहीं सकते हैं। उनको अंदाजा है कि वो बिल्कुल इस वक्त वो कश्तियां जलाने के अलल ऐलान कश्तियां नहीं जला सकते, मगर उन्होंने उस हद तक पहुंचने की धमकी जरूर दे दी है इस तकरीर के हवाले से। वो आप उनका अगर पूरी गुफ्तगू सुने, काफी लंबा वो था उनका, बहुत सबर आजमा मरहला होता है इतनी लंबी गुफ्तगू सुनना, क्योंकि खान साहब अपने आप को बहुत रिपीट करते हैं और हमेशा कोई नई बात नहीं होती। तो लेकिन यह कि वो इतनी लंबी, उसमें जो नई बात थी वो यही थी कि वो अब जिन कुव्वतों के बारे में वो समझ रहे हैं कि वो उनके खिलाफ नबर्द आजमा हैं, वो उनको स्ट्राइक बैक करने के मूड में नजर आते हैं। अब जाहिर है आलिया कि देखिए जो अपोजिशन है उसके बारे में तो उनके वुज़रा भी और खुद खान साहब भी कहते हैं जी हमें इससे बेहतरीन अपोजिशन नहीं मिल सकती, क्योंकि इस कदर कमजोर अपोजिशन है, कुछ नहीं कर पाई है। तो लिहाजा उनको मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन पार्टी से कोई खतरा महसूस हो रहा है। हाँ, उन्हें उनसे जरूर खतरा महसूस हो रहा है कि जिनके बारे में खान साहब का ख्याल है, जो खान साहब को लेके आए, और इनके बारे में खान साहब का ख्याल है कि वो किसी को भी उतार सकते हैं, कुर्सी पे चढ़ा सकते हैं, कुर्सी खींच सकते हैं। तो मतलब मेरा ख्याल भी यही है। बाकी भी मैं बहुत से तज्जियाकारों को सुन रही थी, एक इस पे कंसेंसस लगता है कि खान साहब ने किसके साथ गुफ्तगू की है, क्यों की है, इसके मुहर्रिकात आपके सामने है कि वो क्यों अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि वो इस वक्त बहुत कमजोर है। ठीक, अच्छा मालवी साहब, जब उनसे ये सवाल किया गया, एक सवाल कि आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में क्या ख्याल है, कॉलर ने उनसे पूछा कि बड़ा चर्चा है इस वक्त तो सदारती निजाम के बारे में, आप भी ऐसा चाहते हैं या आपकी तरफ से है? तो उन्होंने उसका सवाल का जवाब ऐसा गोलमोल किया कि कुछ और बातें करनी शुरू कर दी कि मैं यहाँ पर इनकी एक घटिया गुफ्तगू सुनने के लिए आया हूँ अपोजिशन के हवाले से। उसका कोई जवाब नहीं दिया, जिससे महसूस हुआ कि क्या वाकई ये जो एक इनिशिएटिव सामने आया है, कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, तो ये इमरान खान ही बनना चाहते हैं सदर? जी, एक तो ये कुछ खबरें सामने आ रही हैं आलिया कि ये जो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सी इश्तिहारी मुहिम भी चलाई जा रही है मीडिया को इस्तेमाल करके सदारती उसके लिए निज़ाम के लिए, तो एक तो उसके बारे में ये खबर गर्दिश कर रही है इस्लामाबाद के हलकों में कि ये सारे का सारा इंतज़ाम जो है ये जो खान साहब की पार्टी है पीटीआई, उसका हाथ है इस सब इंतजाम के पीछे। और ये बहुत ही यानी इसको कल हामिद मीर साहब ने भी एक टीवी प्रोग्राम में इस बेसिकली उन्होंने ब्रेक किया था, उसके बाद लोगों ने इसको काफी वेरीफाई करना शुरू कर दिया। मगर एक और भी जो है वो एक बहुत ही
तवाना किस्म की जो क्या कहना चाहिए इमेज है, एक फीलिंग है, इम्प्रेशन है, वो ये है कि इस किस्म की मुहिम मुहिम जो है सदारती उसके लिए इस के पीछे हमेशा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट रही है, वो जो हमारे रिटायर्ड अफसरान हैं वो और कुछ हाजिर सर्विस भी अंदर खाने वो जर्नलिस्टों के कान में सरगोशियां करते रहते हैं, और हर कुछ अरसे के बाद जो है ये इस किस्म की मुहिम जो है वो चलाई जाती है। इस बार जरा ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से चली है, और अगर आप जरा देखें तो जहां से ये शुरू हुई वो भी एक रिटायर्ड हमारे जर्नैल साहब हैं जिन्होंने ये एक आर्टिकल लिखा और उसके बाद ये बहस जो है वो दोबारा शुरू हो गई। मगर ये भी हकीकत है कि उनकी हमदर्दियां जो हैं वो इमरान खान साहब की पार्टी के साथ हैं जिन्होंने ये लिखा सबसे पहले। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इस बार इसके पीछे ये थे या वो थे, ये दोनों हो सकते हैं। मगर खान साहब जो है, ये बात तय है कि खान साहब ने जिस तरह से जवाब दिया इस सवाल का जिसका आपने जिक्र किया, उससे ये जाहिर है कि खान साहब इस बात का बिल्कुल इशारा देना ही नहीं चाह रहे कि इसके पीछे कौन है। या तो उसकी वजह ये है कि वो खुद हैं और उस वजह से वो उससे कन्नी कतरा के निकल गए, और या ये है कि उनको इस्तेमाल करके कोई और ताकतें हैं जो ये इस निज़ाम का शोशा छोड़ना चाह रही हैं, और खान साहब जो हैं उनको कोई सहारा नहीं देना चाह रहे, खान साहब इसको ओन नहीं करना चाह रहे। तो ये दो ही सूरतें हो सकती हैं। जो पहली सूरत है वो जरा ज्यादा करीने कयास लगती है। उसकी वजह यह है कि खान साहब क्यों नहीं चाहेंगे कि सदारती निज़ाम ना आए, क्योंकि वो बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं जिनके साथ वो बहुत अरसा पहले, सालों पहले से वो ये कहते चले आए हैं कि सदारती निज़ाम उनके ख्याल में पाकिस्तान को सूट करता है, और उनका मिजाज भी ऐसा है, उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग भी ऐसी है। वो सदारती निज़ाम के बारे में वो ये समझते हैं कि सदर जो है वो ऑल इन ऑल होता है, और वो कुछ भी उसके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस उस तरह से नहीं होते जो पार्लिमानी निज़ाम में होते हैं। लिहाजा अगर वो सदर बन जाएंगे तो वो मुतलकुन अनानियत जो है वो ऐसी उनकी सरिश्त में भी है, उनकी तबीयत में भी है, मगर यह है कि वो निज़ाम भी जो है वैसा ही उनको मिल जाएगा। तो वो जरूर खुद से चाहते हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि मेरा ख्याल है कि वो खुद ही, चूंकि इसके पीछे उनकी अपनी पार्टी थी और वो खुद थे, लिहाजा ये मतलब मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मगर मैं नुक्ते जोड़ के जब आप तस्वीर बनाते हैं तो वो तस्वीर जो है वो बनती हुई ऐसे ही नजर आती है। अच्छा, क्या आप समझती हैं कि ये जो एक अब सेशन उन्होंने किया और उसके बाद जो बातें बाहर निकली और अब पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में इस पे गुफ्तगू हो रही है, तो इसके बाद क्या सेम पेज जो है उस पर कोई असर पड़ेगा, उस तरफ से कोई खपकी का इजहार नजर आएगा, ये कहा जाएगा कि ये देखें आपने जो बातें की ये तो इनका इशारा जो है वो सब कह रहे हैं कि इस तरह का कोई लग रहा है, ये आप समझती हैं कि नहीं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई मसला नहीं पड़ेगा? देखिए, जब हम सेम पेज की बात करते हैं ना, तो एक इदारा है जो बहुत बड़ा इदारा है, हाँ, और उसके अंदर ये एक तो आप ये देखिए ना, एक सिर्फ सियासी जमात होती है, उसके अंदर कितने बहुत से मुख्तलिफ आरा लोग होते हैं और मुख्तलिफ कैंप्स पाए जाते हैं। अगर आप PMLN की बात ले लें तो उसके अंदर एक कैंप है जो ये चाहता है कि मुज़ाहमती जो एक रवैया है उसको बेशक आप लोगों को दिखाने के लिए अपनाएं, मगर अपनाए रखें, और दूसरा जो है वो ये चाहता है कि नहीं, ये रवैया हम अगर पब्लिकली अपनाएंगे तो हमें नुकसान होगा। तो इसी तरह से हर इदारा और हर इंस्टीट्यूशन जो इदारे से मेरी मुराद मतलब सिर्फ यानी कानूनी मानों में इदारा का लफ्ज नहीं, इदारे से मुराद जैसे शादी भी एक इदारा है, सोशियोलॉजिकल टर्म्स में मैं इदारे का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हर जगह पर इस किस्म की दो या दो से ज्यादा आरा पाई जाती है। तो इसी तरह से जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है उसकी भी इस वक्त जो सूरत हाल है, हर दौर में ही, हर वक्त में, हर अहद में, मगर आजकल खास तौर पर ये देखने में आ रहा है कि चूंकि मफादात मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफुल आरा कुछ शख्सियात हैं और उनके मफादात का आपस में टकराव भी हो सकता है, मफादात मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, बाज़ जगहों पर ओवरलैप भी कर सकते हैं, मगर ऐसे लग रहा है कि वो मुख्तलिफुल आरा जो सेगमेंट्स हैं इस्टेब्लिशमेंट के, यहाँ पर वो नजर आ रहा है। क्योंकि खान साहब को जब तक वो उनके अंदर इतनी वो इतने कोई बहादुर आदमी नहीं है बाय द वे आलिया। अगर आप उनकी
जो भी उनकी करियर रहा है, चाहे वो क्रिकेट से आप शुरू कर लें, वो कोई ज़ाती तौर पर इतने बहादुर आदमी नहीं है, काफी डरपोक इंसान है वो, और वो बच बच के चलना चाहते हैं। देखिए उन्होंने कभी भी तालिबान की, जिस वक्त तालिबान हमारे बच्चों को मार रहे थे और कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म किया हुआ था, उन्होंने तालिबान को कंडेम नहीं किया था। जब उनको कहा जाता था वो कहते कि मैं पागल हूं क्योंकि मुझे मतलब मुझे भी मार देंगे वो। उन्होंने हाफिज सईद को कंडेम नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि जी वो उनको दहशतगर्द कहना चाह रहे थे उस इंटरव्यू में जो करण थापड़ के साथ है, मैं कोई नहीं किया। उन्होंने साफ कह दिया कि देखिए पाकिस्तान में हर कोई जो है वो कत्ल हो जाता है, सलमान तासीर को मार दिया गया तो मैं क्यों कहूँ। सो वो काफी बुज़दिल आदमी है, तो उनसे ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती। वो तन्ने तनहा जो है वो एक कोई बहुत ही पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट है जिसके सामने खड़े हो गए, ऐसा नहीं है। उनके साथ लाजमी उनको कहीं से इस बात का इशारा मिला है कि हम आपके साथ हैं। जिस तरह से ये वही सूरत हाल है जब कियानी साहब ने इशारा दे दिया था चौधरी इफ्तिखार साहब को, जो चीफ जस्टिस जिनको माजूल किया गया था मुशर्रफ की तरफ से, और फिर वो हमने सारी धमा चौकड़ी देखी जिस तरह से मुशर्रफ साहब को निकाला गया। मगर ये कहना बहुत मुश्किल है कि मुशर्रफ साहब की मुखालिफ जो कुव्वतें थी उस वक्त उनके साथ कोई हाथ अंदर से नहीं था। इसी तरह से वही सूरत हाल इस वक्त भी मुझे नजर आ रही है। मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड खबर नहीं है, किसी के साथ मेरी बात नहीं हुई है, मगर मैं सिर्फ तज्जिया कर सकती हूँ। जो हालात नजर आ रहे हैं, जो चीजें पब्लिक हैं, जो नॉलेज पब्लिक है इस वक्त, उसकी बुनियाद के ऊपर हम ये तज्जिया कर सकते हैं। लेकिन मानवी ये जो आपने बात की, तो इससे तो क्या हम फिर ये एक जो ये बात जब खान साहब ने ये सब कुछ कहा उसके बाद ये होगा कि ये तो उन्होंने कह दिया है कि पहले, मतलब एक तरीके से इस तरह भी हम इसको ले सकते हैं कि वो तो स्टैंड ले लिया, एक खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म को बोला जाता रहा है तो मुझे नहीं आप निकाल सकते, और जिस तरह उनको आप फांसी पे चढ़ाते रहे तो मेरे साथ ये नहीं होगा। मैं तो मतलब लगा कि इनका जवाब पत्थर से दूंगा, मेरे साथ वो नहीं कर सकते। क्या ऐसा नहीं है? इसका मतलब है कि इसके लिए तो फिर बहादुरी चाहिए ना, जो आप एक बात कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ बात की है, लेकिन उनमें इतने वो है नहीं कि वो ये करके दिखाएंगे। नहीं, बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल आलिया। अगर आप उनकी तकरीर को सुने एक बार, गौर से सुनिए, तो आपको बिल्कुल नहीं महसूस होगा कि वो कोई उसूली मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हुए हैं। उन्होंने कभी भी सिविलियन सुप्रीमेसी की बात नहीं की है। उन्होंने बिल्कुल, उनका यह ख्याल नहीं है कि सिविलियन प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी होनी चाहिए, या वो उस अथॉरिटी को असर्ट करना चाह रहे हैं। हाँ, वो इस अथॉरिटी का सहारा लेकर अपने मफादात का खेल जरूर खेलना चाह रहे हैं। जो उन्होंने ये 6 अक्टूबर वाला उनका एक्शन था जिसमें उन्होंने इनकार कर दिया था कि वो नोटिफिकेशन वगैरह करने से, उसमें भी उनका अपना मफाद था। वो ये समझते हैं कि जनरल फैज जो है वो उनको फायदा पहुंचा सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने पहुंचाया पूरा इलेक्शन रिग करके। वो चाहते हैं कि जनरल फैज जो है वो उस वक्त चाहते थे कि वो आईएसआई में रहें, तो उस वजह से उन्होंने सारा किया। उनका कोई कभी उन्होंने अपनी किसी उसूल के साथ, इस उसूल के साथ कमिटमेंट को, या जमहूरियत के साथ कमिटमेंट को कभी भी उन्होंने अपनी गुफ्तगू में भी नहीं लेकर आए। वो तो जमहूरियत को खराब चीज समझते हैं। उनके जितने भी हामी हैं वो हर वक्त तो जमहूरियत के खिलाफ करते रहते हैं। कहते जी ये तो जमहूरी लोग तो बिल्कुल डाकू चोर लुटेरे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कभी भी अपने आप को किसी भी जमहूरी उसूल के लिए का हामी भी पेश किया हो, कुजा कि वो उसके लिए खड़े हो जाएं और जनाब तन तनहा मुकाबला करने लगे। ये लाजमी एक मफादात का टकराव है। इस वक्त उनके मफाद में जो है वही इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी कोई ताकतें ऐसी हैं जिनके मफाद में उनका मफादात जो है वो ओवरलैप कर गए हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही कुछ ऐसे हैं जिनके ऐसे अनासर हैं जिनके मफादात टकराव पर हैं, यानी मखलूत उस पर हैं, बिल्कुल अपोजिट साइड पर है खान साहब से। लिहाजा वो आपको जो है एक अंदरूनी खलफिशार जो है वो ये नजर आती है। खान साहब का ये ख्याल है कि कुछ इस्टेब्लिशमेंट की जो टॉप ब्रास है वो शायद अपोजिशन पार्टीज के लिए जो है वो एक नरम गोशा रखने लगा है, और कुछ ऐसे अनासर हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट का ये नया नरम गोशा पसंद नहीं है। लिहाजा वो खान साहब के साथ मिलकर, और उनके मफादात भी, जैसा मैंने अर्ज किया, मैं बहुत खुलकर नहीं कह सकती, आपका प्रोग्राम भी उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, आपको मैं मशवरा भी नहीं दूंगी कितनी खुल के बात अपने चैनल पे की जाए, क्योंकि जो मैं तो बाहर बैठी हुई हूँ, आपको सारे जो हैं वो उसके
کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑیں گے, اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ جیسی اچھی اچھی آوازیں جو ہیں ان کو کسی برے حالات کا سامنا کرنا پڑے. جو پہلے کافی اس طرح کی چیزیں برداشت کرتے صحیح. نہیں نہیں کوئی بات نہیں, آپ کہنا چاہتی ہیں آپ کہہ دیجئے. آپ سے یہ بھی میں پوچھنا چاہوں, آپ اپوزیشن کی طرف سے بلاول بھٹو کو عزیز کر رہے تھے 23 مارچ کو, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام آباد کو احتجاج کا, تو کیا یہ جو حکومت ہے اس کو ٹف ٹائم دے سکیں گے, اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا یہ بس ایسے ہی؟ نہیں دیکھیے, ان کا یہ جو احتجاج ہوتے ہیں نا, ان کا کوئی نتیجہ نکلنا مشکل ہوتا ہے. جو جس طرح سے احتجاج ہوئے تھے جو مشرف صاحب کے خلاف ہوئے تھے, وہ بھی آپ دیکھیں نا کتنے مہینوں پر محیط تھے, اور کس قدر تقریباً تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی جو ہیں وہ اس ساتھ شامل ہو گئے تھے, اور اس کے بعد جا کے کوئی نتیجہ نکلا تھا. وہ حالات, ان حالات کا اس وقت پیدا ہونا بہت مشکل ہے جو لائرز موومنٹ کے حالات تھے. اب تو تقریباً سوسائٹی کے تمام جو آپ سمجھیں واکس آف لائف ہیں, وہ سب اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں, اتنے پولرائزڈ ہیں. کیا آپ کا خیال ہے کہ وکلاء کی تنظیمیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو کے وہ آ جائیں گی عمران خان کے خلاف؟ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اندر اتنی پینیٹریشن ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی, اور ان تمام عناصر کی جو کہ عمران خان کے ساتھ اور ان کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح سے صحافیوں کی تنظیمیں, طلباء تنظیمیں, تو اس طرح سے اکٹھے ہو کر باہر نکلنا بہت مشکل ہے. لیکن اس طرح کے جو احتجاجی مہمیں ہوتی ہیں جو کہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. اس سے ایک ماحول ایسا بنتا ہے جس سے یہ ایک تاثر ایسا ملتا ہے کہ جیسے حکومت جو ہے وہ مشکل میں ہے اور حکومت کمزور ہو رہی ہے. اور اس تاثر کا ہونا کسی بھی جو بھی قدم لینا ہے اپوزیشن نے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کا تاثر جو ہے وہ پایا جائے. تو اس میں مدد ضرور کرے گا یہ جو مارچ ہے, چاہے جتنے بھی اس میں لوگ آئیں, اس کے اندر لازمی مدد کرے گا. مگر اس طرح سے جیسے عمران خان صاحب کی مدد ہوئی تھی, دیکھیے جب جو دھرنا ہوا تھا اس طرح کی مدد شامل نہیں ہے اس احتجاج کے ساتھ. دیکھیے نا, اس وقت تو خالی کرسیوں کو جو ہے وہ, اور پھر طاہر القادری صاحب کا جو تھا وہ سامنے 150-200 لوگ بیٹھے ہوتے تھے, یا زیادہ سے زیادہ 1000 لوگ ہوں گے. ہم کیونکہ اس وقت میں اسلام آباد میں تھی, ہم کور کرتے رہتے تھے ان کے جلسوں کو, ان کا دھرنا تھا. اور اس کو ٹی وی کے اوپر جب ہم بیٹھتے تھے شام کو, تو وہ اپنی تقریر میں بھی کہتے تھے کہ لاکھوں کا مجمع, ہزاروں کا مجمع, اور وہ اس کی کوئی تصحیح نہیں کرتا تھا. کوئی جرنلسٹ ہمارا اللہ کا بندہ جو ہے وہ بڑے سچ اور حق کے علم بردار بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی کے اوپر, کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ سب غلط ہے, جھوٹ ہے, بالکل ہی خرافات ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہی میڈیا جو ان کو پاور میں لے کر آیا ہے, انہوں نے کل کے روز کیا کہا, یہی تقریر میں میڈیا کو مورد الزام ٹھہرایا. انہوں نے کہا میڈیا یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں, صحافی کہہ رہے ہیں کہ جو وہ ہیں نواز شریف ہیں وہ ان کے متعلق بات کر رہے ہیں, وہ واپس آئیں, اور یہ سب. تو وہ اس سب کا وہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ اتنا کردار ہے, وہی آپ بات کر رہے ہیں. جی بالکل عالیہ, دیکھیے نا, یہی تو بات ہے. ابھی آپ کہہ رہی تھی نا کہ وہ یہ کسی اصول کے لیے کھڑے ہو گئے, اور بڑے کوئی شاید ہو سکتا ہے کہ بڑے کوئی بہادری کی بات ہو یہ, لیکن یہی سے ظاہر ہو گیا کہ وہ کسی جمہوری اصول کے لیے اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے, تو اس کے لیے کھڑے کیا ہوں گے. ہاں, اس کو استعمال ضرور کریں گے وہ اپنے آپ کو تاریخ کی عدالت میں, تاریخ کے کٹہرے میں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی میں تو کھڑا ہو گیا تھا ان کے سامنے, اور اس کی وجہ سے مجھے یہ سیاسی طور پر جو ہے نا شہید کیا گیا. اور لیکن لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے, جو ہمارے سننے والے ہیں, ہمارے دیکھنے والے ہیں, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم انہیں کوئی اس طرح سے بیوقوف نہ بنا سکے. تو اپنی آنکھیں اور اپنے کان جو ہیں وہ کھلے رکھنے چاہیے, اور کسی کو بھی فیس ویلیو کے اوپر کسی کے دعووں کو لینے کے بجائے ذرا پورا اس کو دیکھیں, اس کا پورا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, اور یہ دیکھیں کہ وہ بات کہاں سے کر رہا ہے. تو خان صاحب کو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی جمہوری اصول کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اس طرح کا جو مسئلہ ہے نا اظہار رائے کا, آزادی اظہار رائے کا, اس پہ تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ بھی ایک جمہوری اصول کے لیے ووٹ کو عزت دو اور یہ سب باتیں کرتے ہیں, مگر جب ان پر بات آتی ہے, ان پر ذمہ داری پڑتی ہے, تو they have proven themselves lacking in this field as well. انہوں نے دیکھیے جو سائبر کرائمز لا بنایا, اور جو اس وقت ان کی وزیر تھیں
وہ جیسے ہمارے ساتھ دو بدو لڑائی پر آ جاتی تھیں، اور جس طرح سے چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے مختلف آزادیوں کو سلب کیا تھا رول آف لا کے نام پہ، اور جو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ لوگ کسی اصول کے اوپر یا کسی جمہوری اصول کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ سب اپنے اپنے مفادات کا کھیل ہوتا ہے. کوئی جمہوریت کو اور جمہوری اصولوں کو جو ہے وہ بہت کامیابی سے بنا لیتا ہے اپنا سہارا، کوئی نہیں بنا پاتا ہے. اور کیونکہ خان صاحب نہیں بنا پائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی کلیئرلی وہ ہر جمہوری، کیونکہ نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کے جو لیڈران ہیں وہ کم سے کم جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں، وہ کم سے کم اس چیز پر تو آ گئے ہیں. میں ان کا موازنہ کر رہی ہوں 80 کی دہائی سے، کیونکہ 80 کی دہائی میں تو ان کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے تھے نا، 90 کی دہائی میں بھی، مگر اب کم سے کم وہ جمہوریت کے اصول پر جو ہے وہ یعنی اس کے خلاف بات نہیں کرتے، اور اپنی ان کی بقا جو ہے ان کا اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اس کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ جمہوریت کے لیے بات کریں. مگر خان صاحب تو نہیں بات کرتے جمہوریت کے لیے، وہ تو اس پر یقین نہیں رکھتے. اچھا، اب آخری سوال میں پروگرام میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی. آپ جانتی ہیں کہ ایک انیکا عتیق کیس چل رہا ہے، 26 سالہ جو خاتون ہے، اور جن کے خلاف ایک اس طرح کی گستاخی کے حوالے سے جو ہے کہ انہوں نے کوئی گستاخی کی، ان کے خلاف ایک کیس ہوا، اور اس کے بعد جو کورٹ ہے اس نے ان کو سزائے موت سنا دی. اب ان کے لیے جسٹس فار انیکا جو ہے وہ چل رہا ہے. ایک تو آپ اس بارے میں کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ جی، بہت ہی یعنی اس قدر ڈسٹربنگ یہ خبر تھی، کیونکہ یہ اگر آپ انیکا کی کہانی سنیں تو یہ بھی ایک چیز گردش کر رہی ہے کہ وہ جو صاحب تھے جنہوں نے الزام لگایا، انیکا نے ان کو ان کی انکار کیا تھا، یعنی انہوں نے ان کی طرف قدم بڑھایا تھا. پروپوزل تو نہیں تھا شادی کا، مگر ظاہر ایک انہوں نے قدم بڑھایا ان کی طرف، جس پہ انکار کیا تھا انیکا نے، جس پر انہوں نے پھر ان کے اوپر الزام لگایا. اور عدالتیں جو ہیں وہ دیکھیے، قانون جو ہے وہ اس قدر فالٹی ہے. قانون کے اندر صرف آپ نے اتنا سبجیکٹو چھوڑ دیا ہے گستاخی کا معاملہ کہ آپ کسی بھی چیز کو گستاخی سمجھ کہہ سکتے ہیں اور کلیم کر سکتے ہیں کہ اس سے میری دل آزاری ہوئی ہے اور اس نے دین کی اور دینی شخصیات کی گستاخی کی ہے، اور سیدھی اس کے اوپر جو ہے وہ موت کی سزا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ قانون اس قدر فالٹی ہے، میں تو اس پہ یقین کرتی ہوں کہ اس کو ریپیل کرنا چاہیے، آل ٹوگیدر ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن کچھ لوگ ہیں ہمارے جو پروگریسو ساتھی بھی، وہ کہتے ہیں کہ چلیں اگر آپ نے کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو بہتر تو کر لیں. تو اور اس قسم کے قانون کے تحت کسی کو سزا دے دینا، اور وہ بھی سزائے موت، میں سمجھتی ہوں بہت بڑی زیادتی ہے، اور یہ پاکستان کو کسی اچھے معنوں میں جو ہے آپ دنیا سے متعارف نہیں کرا رہے ہیں. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. آپ نے جو بات کی، اسی ایک آخری نوٹ پر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا بہتر کر لیا جائے، وہ قانون جو ہے وہ ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ آپ اس کو رکھ سکیں، میں یہ سمجھتی ہوں. تو یعنی انیکا اب 26 سالہ خاتون کو اگر آپ اس طریقے سے صرف واٹس ایپ پہ کچھ لکھنے پہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، تو آپ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کا نام جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے اس وجہ سے. بہت شکریہ ماروی سرما صاحبہ، آپ کے قیمتی وقت کا. دوبارہ بھی آپ سے بات کی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.